हम्म। आर्टिकल 17 जो है वो सामाजिक है, सोशल है, क्योंकि वो 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, तो वो सेट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत के उन्मूलन की बात है, तो एक सामाजिक व्यवस्था है, सोशल प्रॉब्लम ये है, सिस्टम है, ठीक है। और 18 है उपाधियों का अंत, है ना, जो टाइटल्स के एबोलिशन की बात करता है, तो उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका संबंध है वो राजनीति से है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विशेषाधिकार या स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा। क्या सामाजिक? तो समता का सिद्धांत के अंतर्गत तो ये है ही 14 से 18, पढ़ा ना, 14 से 18 के बीच में ही आता है, तो समानता का ही सिद्धांत है, राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन एक जो है वो पूरी तरह से समाज से जुड़ा हुआ है, और एक जो है कि राजनीति में किसी को किसी प्रकार से विशेष अधिकार नहीं देता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस प्रकार से और क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है। अगर क्वेश्चन बस इतना जानने का प्रयास कर रहा है कि ये किस संदर्भ में है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि आर्टिकल क्लियर है, 14 से 18 के बीच में जो भी बात होगा वो समानता का बात होगा, है ना। लेकिन जो वहां पर उपाधियों का अंत का बात है वो बेसिकली पॉलिटिकल डायमेंशन है, कि सरकार किसी को किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं देगी, ठीक है। चलिए, क्या अब हम लोग देख रहे था संघ सरकार जी, है ना, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। चलिए, तो देखिए अब लोग धीरे धीरे अब आ रहे हैं, बहुत से लोग अभी अब आने वाले हैं, आपके शिक्षक वाले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से चल रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों का बहुत रिजल्ट हुआ है ना, जो महिलाएं हैं और जो गर्ल्स हैं उनका ज्यादा मैसेज तो उसी में से है ना। बहुत लोग बोले कि सर कौन सी मिठाई पसंद करते हैं सर, है ना, लेकिन मिठाई तो भाई अभी तो मेरा नवरात्र चल रहा है, तो कोई मिठाई या कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन हाँ, अब यही है, ये भी आए थे अभी आधा घंटा पहले से आके बैठे हुए थे बेचारे, वो कहा कि अब जिन लोगों का हो गया, जो कि मैं क्लास में भी आपसे कहता हूं, उनका पहला दायित्व तो यही बनता है, वो हमारे प्रति भी या अपने आप के प्रति भी या समाज के प्रति भी आपका सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि अगर आप सरकारी शिक्षक बन गए तो सरकारी शिक्षक का इमेज सुधारने का कर्तव्य आपके ऊपर होगा। वही सबसे बड़ा दायित्व है आपका, कि आप अपना इमेज बदल दें। पहले से जो धब्बा लगा हुआ है बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर, उस धब्बे को, उस कलंक को, उस ब्लैक स्पॉट को आपको खत्म करना है। और आपके पास से जो बच्चा, आपका स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ाएं, नियम कायदे कानून के इतने सख्ती से पालन कराइए और इतना बढ़िया से पढ़ाइए बच्चों को कि बिहार आने वाले, अभी तुरंत तो रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में जब आप अपने स्कूल में 2-3 साल 4 साल सर्विस दे दीजिएगा, उसके बाद स्कूल का जो माहौल बने, और जो कि बिल्कुल जैसा कि रजनी सर ने कहा कि भाई लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजें, ये होना चाहिए। तो यही हमारे प्रति भी आपका मिठाई या समर्पण होगा, है ना। इससे बड़ा मिठाई कुछ नहीं हो सकता है। एक हो गया आपका सेल्फ करियर स्ट्रांग हो गया, बढ़िया हो गया, है ना। माता पिता का भी हो गया कि भाई चलो अब टेंशन खत्म हुआ, सरकारी शिक्षक बन गए अब आप, तो आपकी अपनी प्रति एक जिम्मेवारी कम हुई, माता पिता के प्रति जिम्मेवारी कम हुई, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी शुरू हुई समाज के प्रति। जिम्मेवारी हमारा केवल हमारे लिए नहीं है कि अपने कमा ले अपना जीवन हो गया, इतना के लिए जीवन थोड़ी ना मिला है। समाज को हम अब क्या दे सकते हैं, सोसाइटी को और क्या दे सकते हैं। तो सिलेक्शन के बाद आप सोसाइटी को जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं, कोई बड़ा से बड़ा सर्विस वो नहीं दे पाएगा जो आप दे सकेंगे। और सबसे बड़ा यही चीज है कि सरकारी शिक्षकों को लेकर के जो इमेज बना हुआ है, उस इमेज को आपको ठीक कर देना है ना। इतना बढ़िया से, इतना तन्मयता के साथ और इतने नॉलेज के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है कि वो स्कूल का इमेज बदल जाए और लोग अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दें। ये काम जिस दिन शुरू हो गया, समझिए कि आपने अपना जीवन का ऋण उतार दिया। जिस मोटिव पर्पस के लिए भगवान ने आपको धरती धरातल पर भेजा है, तो अगर
ये परंपरा शुरू हो गई बिहार के पेरेंट्स, या सबसे ज्यादा, चलिए अमीर लोग का तो कोई दिक्कत नहीं जी, जो अमीर है जिनके पास पैसा है वो तो महंगा प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ा देंगे, लेकिन जो गरीब है, पैसे के वजह से जिसके बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ पाते हैं, अमीरों के बच्चों के साथ गरीब के बच्चे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक असमानता। क्योंकि अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, गरीब कहां से पढ़ाए बेचारा, खाने को पैसा नहीं है, स्कूल मोटी फी होती है प्राइवेट स्कूल्स की, है ना। लेकिन वही चीज जब आप देने लगिएगा वहां पर, तो किसी का शौक नहीं करेगा कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए, और फिर गरीब के बच्चे भी नाम करेंगे दुनिया में। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं करते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी जो होता है तो एक्सेप्शन बनता है, अभी क्या होता है, अभी अपवाद के रूप में बनता है। आज जब आप बढ़िया से काम करिएगा तो नियम बन जाएगा कि नहीं भाई, आम घर का लड़का लड़की भी जो है सो बढ़िया काम कर रहे हैं, या अपने कैरियर में बहुत आगे गए हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के, सरकारी शिक्षकों से पढ़ के। मतलब देखिए कितनी विडंबना है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी शिक्षा नहीं चाहिए, सरकारी डिग्री चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल में क्लास नहीं करेंगे। ये कैसी कितनी खराब स्थिति है देश की, सब कुछ सरकारी चाहिए लेकिन जो सेवा सरकारी में मिल रहा है वो नहीं चाहिए। नौकरी सरकारी चाहिए लेकिन नौकरी सरकारी से जो सर्विस मिल रहा है वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं मिल रही। तो काम बेसिकली क्या है, सर्विस अच्छा प्रोवाइड कराना है, सेवा अच्छा प्रोवाइड कराना है। और एक बार सर्विस अच्छा अगर आपने प्रोवाइड करा दिया, बस मामला ठीक हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग को देखना था यूनियन गवर्नमेंट, है ना जी, संघ सरकार। संघ सरकार, संघ सरकार का चर्चा पार्ट 5 में है जी। किसमें है? पार्ट 5 भाग 5, ठीक है। और भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, है ना, यानी आर्टिकल 52 टू 152, ठीक है। देखिए इतना आर्टिकल है इसमें, 52 से लेके 152 लिख दिए, 151। पहले 151 लिखे थे, अभी 152 लिखा गया। चलिए आइए लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब सब जिसका जिसका हो गया उसका अब डायलॉग ठीक बैठेगा। बीपीएससी पास कर जाएंगे तब संग ही जीवन बिताएंगे, ठीक है। वही बोलते थे क्लास 1 में, ये बोलते थे ना जी, आप लोग तो खैर भी उस समय भी बोलते थे कि पगला पहले पास कर जाना है ना, पहले क्या करना है, पास कर जाना है, तब जो करना है सो करना है। चलिए, तो आर्टिकल 52 टू 151, 52 से 151 जो है ये क्या है, तो ये संघ सरकार है। अब सरकार क्या है जी, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इसका मतलब कि ये तीनों हम लोग को देखना है। यहां पर जब संघ सरकार देख रहे हैं तो हम सरकार के तीनों हिस्से को देखेंगे ना जी। संघ सरकार, तो संघ तो सब में कॉमन रहेगा, यानी कि यूनियन कॉमन रहेगा। तो संघ की हम लोग क्या देखेंगे, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, है ना। उसके बाद संघ की विधायिका, लेजिस्लेटिव,
और उसके बाद संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो सब में किसकी कार्यपालिका जी? संघ की, क्योंकि अभी हम लोग संघ सरकार देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे राज्य सरकार। तो संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों के बारे में 52 से 151 के बीच में लिखा होगा, है ना, और भाग लिखा होगा 5, संविधान के भाग 5 में, ठीक है। अब देखिए, तो यहां कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो आप देखिए कि कार्यपालिका का काम क्या होता है जी? कानून को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। ये क्या करेगी? कानून लागू करेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को एग्जीक्यूट करना, कानून को लागू करना। अब विधायिका का काम क्या है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, कानून बनाना। तो कार्यपालिका कानून लागू करेगी, विधायिका कानून बनाएगी, और न्यायपालिका क्या करेगी? तो न्यायपालिका कानून की समीक्षा करेगी, है ना, समीक्षा करेगी, पालन नहीं करेगी, समीक्षा करेगी, रिव्यू करेगी। पालन करवाना काम इसका है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ये करवाएगा। कार्यपालिका ये कानून बनाएगा और ये दिखेगा कि कहीं बना हुआ कानून गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून बना करके जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है या जनता के अधिकार को खत्म करने का काम किया जा रहा है। कानून सही है अथवा गलत है, समीक्षा किसको कहते हैं? रिव्यू करना। तो रिव्यू कैसे करते हैं? तो देखते हैं कि क्या उसमें कमी है और क्या सही है। जैसे कहते हो ना, कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता है तो क्या करता है जी? समीक्षा करता है। बिल्कुल रोक सकता है, रोक सकता है, खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है। इधर जो फंडामेंटल रहा तभी बताए थे आपको आर्टिकल 13 में कि संसद अथवा विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि जनता के अधिकारों का हनन होता हो। कोई ऐसा कानून अगर संसद बनाती है या किसी राज्य की विधायिका भी बना देती है जो जनता के हित के खिलाफ है, तो इसका काम है समीक्षा करना, रिव्यू करना, क्या सही है क्या गलत है। उसको लगेगा कि गलत है, जनता के अधिकारों को छीन रहा है, तो उस कानून को खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है? समीक्षा की शक्ति, ठीक है। समीक्षा मतलब होता है देखना सही अथवा गलत। जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो क्या करते हैं जी? ये करते हैं ना, समीक्षा करते हैं ना, कैसी है कि नहीं। अरेंज मैरिज में तो बहुत सारा नियम कायदा कानून सब होता है। पहले दूगो ऐसे ही जाके देखेगा, है ना, फिर पूरा घर परिवार देखेगा और सब समीक्षा करेगा। और उसमें होती है लड़का के फुआ, वो सबसे ज्यादा समीक्षा करती है, वो सबसे ज्यादा रिव्यू करती है। वो अपना के नहीं देखती है कि हम कैसन है, लेकिन कहें नहीं हमारा भाई भतीजा के लिए लाना है, तो पूरा समीक्षा करते हैं, खूब रिव्यू करती है। कभी है लड़कों का भी समीक्षा होता है। लड़का का समीक्षा अगर सरकारी नौकरी हो गया तो लड़का का समीक्षा नहीं होता है ना। हमारे समाज में अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में चला गया है तो लड़का का समीक्षा नहीं होता है। समीक्षा लड़की का लोग करता है जाकर के, है ना, कि क्या है नहीं। हाँ, समीक्षा खाली एक ही स्थिति में नहीं होता है, अगर कहीं मामला कुछ गड़बड़ होगा, है ना, मतलब अगर लव अफेक्शन का कोई मामला है तो उसमें क्या समीक्षा? अब लड़के समीक्षा कर चुका है ना, लड़का ने लड़की का समीक्षा कर लिया, लड़की ने लड़का का समीक्षा कर लिया, तो उसमें परिवार का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। लेकिन अरेंज में परिवार का रोल महत्वपूर्ण रहता है। तो उसमें देखता है ना भाई क्या कमी है क्या बेसी है, थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ी दिखेगा तुरंत उस पर मीटिंग बिठा देगा, आकस्मिक मीटिंग, है ना, इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगी कि भाई देखिए इसको रिव्यू करिए बढ़िया से।
सुप्रीम कोर्ट का काम वही है कि कहीं से कोई अगर कानून बन रहा है तो कानून में कोई भी कमी अगर दिख गया, कोई भी दिक्कत दिख गया, तो क्या करेगा, मीटिंग बिठा देगा और रिव्यू करेगा कि इस कानून के वजह से जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस कानून को खत्म कर दे, लेकिन जनता के अधिकारों को बचा ले। ठीक है, तो देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो 52 से लेके 151 तक यहां पे समझना है और यहीं पर दिमाग से इसको कनेक्ट करके याद रखना है, ठीक ना, कि अब 52 से 151 तक में संघ सरकार है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों है। तो अब है कि संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है जी? बस, बाकी लोग अच्छा, देखिए संघ की, देखिए ये आर्टिकल 52 शुरू होता है ना, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का चर्चा है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव का चर्चा कहां से कहां तक में है? 52 से 78 के बीच में। तो 52 से 78 के बीच में देखिए कोई कौन है, ज्योति रानी कह रही कि सर जी लड़का लड़की वाला बात पर मेरी मम्मी घूर के देख रही है। अरे मम्मी घूर के क्या देख रही है जी? मम्मी सुन रही है, क्या क्लास कर रही है? तो बोलिए कि मम्मी पूरा पूरा सेंटेंस सुने, तब समझ में आ गया कि कहानी क्या चल रहा है। ठीक है, तब घूर के नहीं देखेगी। चलिए, तो 52 से 78 ऐसा देखिए, समझदार लोग तो हर बात समझ जाता है जी, हमको हर आदमी को हर बात समझा देना है ना। अभी जिसमें रिजल्ट हुआ है, तमाम जो महिलाएं फोन की, सर 10 साल से लोग पढ़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से मैंने कनेक्ट प्रैक्टिकल बातें कही क्लास के अंदर में, है ना, इसलिए मेरे क्लास में कभी कोई बोर भी नहीं होता है, आराम से हंसते खेलते समझते हुए बात उसका निकल जाता है ना। थोड़ा मैं लेट जाता हूं तो लोग इंतजार भी करते थे कि भाई अब आएंगे तो क्लास स्टार्ट होंगी। प्रैक्टिकलिटी से घटना को कनेक्ट कर देने से क्या होता है, आप समझ जाते हैं बढ़िया से, और उसको फिर आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। अब न्यायपालिका का काम क्या है जी? तो आप सीधे याद करिए कि लड़का लड़की वाला कांड में क्या होता है, समीक्षा होता है, न्यायपालिका वही काम करती है। याद करने की जरूरत है कोई? अगर किताबी बात लिखवा दे कि लिखिए, बढ़िया से बढ़िया शब्द से, वो याद नहीं होगा, है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी के साथ आपको इसको याद रखना है। चलिए रितु कुमारी गुड मॉर्निंग से, चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को समझिए यहां पर। तो कार्यपालिका 52 से 78 तक में, अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है? तो इसमें शामिल है राष्ट्रपति, लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। शशि, मेरी मम्मी भी खूब सुनती है। चलिए बढ़िया है, मम्मी लोग को भी एग्जाम दिलवा दीजिएगा आप लोग, और बीएड वेड भइल होगा तो। चलिए आइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी। ठीक है, राष्ट्रपति आप देखेंगे तो 52 से 62 तक सीधे राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 कहता है निर्वाचक मंडल होगा, 55 कहता है निर्वाचन का तरीका होगा, 56 कहता है कि कार्यकाल कितना होगा, 57 कहता है कि राष्ट्रपति दो मतलब एक से अधिक बार भारत में बन सकता है आदमी, मतलब कि अनेकों बार चुनाव जीते और बनते रहिए, है ना। 58 जो है सो योग्यता की बात करता है, 59 शर्त की बात करता है, और 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ, और 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 62 कहता है कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति की स्थिति में कैसे कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो ये 52 से 62 तक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रपति महोदय हैं। 63 से लेके 69 तक में कनेक्टिविटी के साथ उपराष्ट्रपति हैं।
70, 71 और 72 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को रिलेट करता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 74, 75 में है, और महान्यायवादी आपको 76 में है। ठीक है, तो ये 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का जो काम है, एग्जीक्यूटिव का जो काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है जी? एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो एग्जीक्यूट करे, है ना, कानून को लागू करवाए। तो ये सब लोग का पद का चर्चा यहां पर किया गया है। ठीक है, तो देखिए कार्यपालिका दो तरह के होते हैं जी। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक होती है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो अस्थायी कार्यपालिका जो हमेशा रहे और अस्थायी कार्यपालिका जो कुछ कुछ समय के लिए रहे, बदलते रहे। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका कौन होता है जी? अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको कहेंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको कहेंगे? नहीं जानते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? हाँ, अरे ये जो कमेंट आता है, तो कमेंट एक्सप्लोर करना पड़ता है क्या बार? अपने से अप डाउन नहीं होता है, इसको ठीक करो। जैसे यूट्यूब पे जैसे आता है अपने आप, क्योंकि अब बाद में जो लोग कमेंट करेंगे वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या उनको क्या समस्या और ये क्या है। बार बार ये करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जैसे यूट्यूब पे चलता रहता है ना। अब आएगा है, मतलब बढ़ा बढ़ा के देखना पड़ेगा, वो क्रोनोलॉजी में नहीं दिखेगा जैसे यूट्यूब पे दिखता है। क्यों? सेटिंग का प्रॉब्लम है कोई? हाँ चलिए, तो कार्यपालिका जो है वो दो तरह की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका होते हैं ऑफिसर्स, अधिकारी, और अस्थाई कार्यपालिका होती है मंत्री। जैसे ये सब लोग जो है ना, ये सब लोग अस्थाई, ये लोग टेम्पररी है। कैसे कि प्रत्येक 5 साल पर इनको चुनाव में जाना पड़ेगा, और चुनाव में अगर हार गए तब घरे हो जाएगा विदाई, है ना, उसका दूसरा कोई आएगा इनकी जगह पर। इसलिए ये लोग अस्थायी कार्यपालिका। जितना नेताजी लोग है, मंत्री लोग जो है, मंत्री सरकार में, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर्स हो या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सब क्या है? ये सब अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि इनका एक बार में 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है ना। या मान लीजिए कोई मंत्री बन गया, फिर उस हो सकता है मंत्री पद से हट जाए, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो नहीं होगा। तो जितना जो राजनीतिक लोग होते हैं सरकार में, मंत्री, वो सब लोग क्या होते हैं? वो सब लोग अस्थायी कार्यपालिका हैं। और जितना अधिकारी है, जैसे अब कोई पढ़ के एग्जाम पास करके आईएएस बन गया, तब आईएएस बन गया तो बिना 65 वर्ष के पहले वो हटेगा नहीं। कोई पीसीएस क्वालिफाई कर गया, एसडीएम डीएसपी बन गया, तो वो 62 वर्ष से पहले अब सीधे वो रिटायर्ड करेगा, उसको चुनाव लड़ने नहीं जाना है फिर। तो क्या हो गया? वो हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जिसका जॉब हो गया गवर्नमेंट के अंदर में, सरकार में जाके काम कर रहा है, तो क्या हो गया? वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। आज जो नेताजी लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो क्या है? टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं। इसमें क्या होता है, तो आप देखते हैं कि जैसे कि जो भी मंत्री लोग हैं, है ना, जो भी मिनिस्टर्स हैं, हर मिनिस्टर का एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है ना। होम मिनिस्टर कोई है तो उसका होम सेक्रेटरी भी है ना। कोई अगर वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका कोई फाइनेंस सेक्रेटरी भी है ना। तो सबके सेक्रेटरी भी चलते हैं, मतलब सचिव भी होते हैं, और सबके जो है सो मंत्री भी होते हैं। तो जो मंत्री होता है वो अस्थायी कार्यपालिका है, और जो सचिव है वो अस्थायी है, क्योंकि सचिव कौन है? आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर तो इन लोगों का चर्चा किया गया है। तो ये लोग तो संघ की कार्यपालिका हैं, ठीक है, लेकिन ये अस्थायी हैं। इनके पीछे जो बैक में जो काम कर रहा है वो अस्थायी है, जो आईएएस ऑफिसर्स है ना, क्योंकि पढ़े लिखे तो वही लोग होते हैं ना। समझाएंगे कौन? ये नेताजी लोगों को अच्छी आता है जी, है? आगे बताएंगे। क्षेत्र महान सरकार का वकील है, सरकार पर कोई केस हो जाएगा तो लड़ेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं महान्यायवादी।
ओके, चलिए, तो ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद विधायिका, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। तो संघ की विधायिका कौन है जी? संघ के लिए कानून कौन बनाती है? संसद, पार्लियामेंट, गुड, पार्लियामेंट है ना, संसद। तो संसद जो है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट यहां पर एक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट से ये अधिकार है यहां पर। ठीक है, कि पार्लियामेंट क्या करती है? तो कानून बनाती है। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, तो संसद का चर्चा कहां से कहां तक में है? तो जहां पर कार्यपालिका खत्म होगा वहां से, यानी कि आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक संसद के बारे में आपको पढ़ना है। 79 से लेकर के 123 तक। ठीक है, जिसमें संसद का गठन, स्थापना, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, संसद में कैसे कानून बनता है ना, वो सारी प्रक्रिया, बजट कैसे पेश होता है ना, वो सारा चीज जो है सो आपको 79 से 123 के बीच में, लोकसभा का अध्यक्ष क्या काम करता है, राज्यसभा का सभापति क्या काम करता है, वो सब कुछ है ना। अब जैसे कि यहां पर उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति, उप का मतलब होता है चुप, जिसके भी नाम के आगे उप लग गया उसका मतलब क्या है? चुप, उसको चुप रहना, उसको दूसरा कोई काम ही नहीं है जी। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम है इंडिया में? कोई काम नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ता का भी चर्चा नहीं है। इसलिए जिसके भी नाम के आगे उप लगता है उसका सीधा सा कंसेप्ट है चुप। कोई भी है, और कोई उपाध्यक्ष है और कोई अध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष का क्या काम है? जब अध्यक्ष ही है तो चुप रहना। हाँ, तो राज्यसभा का सभापति होता है ना, हाँ, तो उसको राज्यसभा के सभापति वाला पेमेंट मिलता है, उपराष्ट्रपति वाला नहीं मिलता है। भारत के संसद, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछ ले, एक बार आईएएस के प्री में पूछा था, 2 स्टेटमेंट था कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए इतना वेतन है। एक ऐसा था कि भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में वेतन की चर्चा नहीं है ना, दिन में से कौन सा सत्य है ना, तो समझ लगा दिया दुब्बी वाला कि भाई उपराष्ट्रपति तो पैसा तो होबे ना करेगा भाई, काम ही नहीं करता तो पैसा किस बात का? हाँ, इसको पैसा मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। कुछ कुछ छुटवैया किताब वो सब लिख देता है उपराष्ट्रपति का वेतन इतना, और देख के लोग याद कर लेता है, उससे उस मामला गड़बड़ा जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए वेतन का चर्चा है ही नहीं संविधान में। जो वेतन मिलता है इसको राज्यसभा के सभापति के पद पर काम करने के लिए मिलता है। अब चुन लिए तो फ्री बैठा के तो रखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ काम करवाना है तो दे दिए कि भाई चलो भाई राज्यसभा संभालो, फ्री हो तो, है ना। हाँ, इसका काम कब पड़ेगा? जब अचानक से कभी राष्ट्रपति न रहे, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तब उपराष्ट्रपति हाँ राष्ट्रपति वाला मिलेगा। उस समय उनको जोड़ के मिलेगा, जितना दिन तक काम करेंगे उतना दिन का कैलकुलेट करके राष्ट्रपति वाला वेतन ही उनको दिया जाएगा, नहीं राज्यसभा वाला उस बीच में नहीं मिलेगा। उस समय राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा संभालेगा। ठीक है, तो यहां पर तो, और अभी तक देखिए कि अभी तक भारत के इतिहास में बस 2 ही बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति नहीं रहे हैं और उनके स्थिति पर उपराष्ट्रपति को काम करना पड़ा है। अभी तक 1950 से लेकर के अभी तक में बस 2 बार ऐसा हुआ है। तो सोचिए, बाकी उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति से रिटायर्ड हो गए हैं ना, उनको तो राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए यहां पर इस तरह की स्थितियां जो है सो बनती है। ठीक है, खैर, तो विधायिका, तो यहां पे क्या होता है? कानून का निर्माण, और आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक। ठीक है, 79 से लेकर के 123 तक। ठीक है, इसके बाद है न्यायपालिका, है ना। तो संघ की न्यायपालिका कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट का चर्चा आप देखिएगा तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। 72 से नहीं भाई, 79 से। 72 कैसे हो जाएगा जब वहीं पर है 52 से 78 तक।
हाँ 52 से 78, ये तो कभी बता दिए थे, उस समय कहां थे आप? चलिए, तो 52 से 78 कार्यपालिका, विधायिका 79 से 123 और न्यायपालिका 124 से 147। क्रोनोलॉजी दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर 124 से 147 के बीच में संघ की जो न्यायपालिका है, जो यूनियन जुडिशरी है, वो यूनियन जुडिशरी कौन है जी? तो जो यूनियन जुडिशरी है वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। ठीक है, उसके बारे में। तो अब भाई बच गया अभी और 148, 149, 151, 100, है ना, तो ये क्या है? तो अब जो बच गया वो है कैग, जो बच गया वो क्या है? कैग है, कैग, CAG, कैग, है ना। तो कैग क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, क्या इस हिंदी कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत खतरनाक आदमी होता है, ऐसा सब डरता है। ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नहीं लिखना है, कंप्ट्रोलर लिखना है, COMP, कंप ट्रोलर, TROLLER, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी है जी, इससे सब डरता है, सरकार इसी से डरती है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार पता लगाता है। सरकार अगर कोई घोटाला की होगी ना, ये जांच करके बता देगा कि घोटाला भइल है ना। नहीं, अधिकारी रहता है, पार्टी का नहीं रहता है ना, अधिकारी रहता है, IAS ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, सीनियर IAS ऑफिसर को बनाया जाता है, सरकारी अधिकारी है ये। ठीक है, और ये सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र है, सरकार इसका नौकरी नहीं खा सकती है ना। सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दे देंगे, सरकार इसको हटा देगी नहीं। इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। इसको हटाना बहुत मुश्किल है। इसको हटाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हटाए जाते हैं वैसे हटाना पड़ता है, तो सरकार के लिए मुश्किल है। इसलिए तो देखे थे जब 2012 में जो 2G स्पेक्ट्रम का बात हुआ था, है ना, ये कोल घोटाला का बात हुआ था, ये कौन किया था? कैगे ना किया था। सरकार तो कांग्रेस की चल रही थी, कैग तो वही था, लेकिन उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो कैग सरकार से डरता नहीं है ना, कैग को सरकार से डरने की जरूरत नहीं। क्या क्या संसद से हटाना पड़ेगा? कौन कह रहा है कि विपक्ष में कोई नहीं है? हाँ हाँ कांग्रेस को 55 सीट होना चाहिए, हाँ कांग्रेस को अभी 52। हाँ, तो इसका क्या मतलब? उनको विपक्ष का दर्जा नहीं है? प्राक्कलन कमेटी और तो मान लिया जाता है कि वहां पर कैग तो काम कर ही रहा है ना। अभी जब आरोप लगा था राफेल पर, राफेल पर लगा था ना कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, खूब घूम घूम के बोले थे राहुल जी अलबल बात, चौकीदार चोर है, तो जवाब देना पड़ा ना, जाके माफी मांगना पड़ा कोर्ट में। बिना एविडेंस के अलड़ बलड़ बोलिएगा तो क्या होगा? लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे। फिर वही हो रहा है उनके साथ, कुछ भी बोलते हैं फालतू बात। तो बोले कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, तो आदेश हुआ कि कैग जांच करके रिपोर्ट दे। कैग ने जांच किया, जांच करके रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में पाया गया कि 1 भी रुपया की चोरी नहीं हुई। क्या तो वहां के जांच एजेंसी को मानेंगे कि हम यहाँ के जांच एजेंसी को मानेंगे? कहाँ के एजेंसी को मानेंगे? हम अपना भारत का ना मानेंगे जी? तो बात फैक्ट है, भारत की संस्था पे आपको भरोसा नहीं है, इंडिया के सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है, इंडिया की जुडिशरी, इंडिया का कैग, इस पर फेथ नहीं है, फ्रांस पर फेथ है। जबकि फ्रांस की सरकार ने क्या कहा, वहां पे जो रिपोर्ट की आप बात करो वो प्राइवेट रिपोर्ट है,
फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या स्टेटमेंट आया, राफेल आया था फ्रांसी से ना, तो राफेल की सरकार ने क्या रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहीं कोई खामी है, खामी प्राइवेट रिपोर्ट में है, अपने तरफ से प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। एक्चुअल मामला खोजिए ना भाई, जहां पर दिक्कत उसको तो उठेबे नहीं करते हैं, मालूम नहीं है। दिक्कत यह है कि इस देश का विपक्ष दिग्भ्रमित है। ऐसा विपक्ष रहेगा ना तो मोदी को सत्ता से कहियो नहीं हटा पाएगा जी। ये लोग अपने बढ़िया से प्लेटफॉर्म बना देता है उसके लिए। ये सबको खुदे नहीं मालूम है कि हमको कौन सा मुद्दा उठाना है। ऐसा मुद्दा उठाता है जो एक पर बैकफायर कर जाता है, इसी को जाके माफी मांगना पड़ता है कोर्ट में। भाई मुद्दे बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेर सकते हैं हम, लेकिन दिक्कत है कि उस मुद्दा को कोई स्टडी ही नहीं कर रहा है। ऐसा ऐसा मुद्दा उठाता है, चीन का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, राफेल का मुद्दा, ये सब राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्रवाद के मुद्दा पर मोदी जी अपने फ्रंट फुट से खेलते हैं, एग्रेसिव होके, फुल टॉस है उनके लिए, वो छक्का मारते हैं सीधा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको किसी को घेरना है तो किस मुद्दे पे घिरेगा। आप क्यों महंगाई से बार बार भाग रहे हैं? महंगाई वाला मुद्दा उठाइए ना, बैकफुट पे चल जाएंगे तुरंत। किसी भी सभा में जाते तो सीधे पूछिए कि महंगाई पर जवाब दीजिए। ये लोग का तो करने नहीं आता है जी। आप थोड़ा 2014 से पहले का सीन देखिए, तो जब कांग्रेस का शासन था तब बीजेपी के लोग प्याज का माला पहन के संसद में पहुंच जाते थे। हाँ, फिर बिल्कुल नहीं, दरबारी मीडिया दिखाता, ये सब उस समय दिखाता था, उस समय इनका कंट्रोल नहीं था। हाँ 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 हाँ, ये डाटा आपको लिए ठीक है, ये वाला डाटा ठीक है ना, मतलब जो डाटा अपने हिसाब से सूट करता है वो डाटा ठीक है, और जो डाटा सूट नहीं करता वो डाटा गड़बड़ है? अब देखिए, तो उठा रहे तो आप कंटिन्यू रखिए ना, आप छोड़ते क्यों हैं? आप कंटिन्यू रखिए मुद्दा को। सरकार अगर आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप भटकाने ही मत दीजिए। हाँ हाँ, तो न्याय व्यवस्था है ना देश में, यहां पर मानिएगा ना कि न्याय व्यवस्था ठीक है। इस मामले में कहिए कि सुप्रीम कोर्ट खूब बढ़िया काम किया। और दूसरा मुद्दा में जहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पक्ष सरकार के फैसला में आ गया, सरकार के पक्ष में आ गया, वहां कहिए कोर्ट भी बिका हुआ है क्या? हाँ, और उससे पहले सब फैसला गलत हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मेरा भाई था, तो मतलब ये सब आप ये पूरा देश के जो विपक्षी जो है ना, एकदम झंडा उठाए हुए हैं। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, तो लेकिन आप दरबारी नहीं देखते होंगे, लेकिन आप उनकी दरबारी को देखते हैं। सबका अपना अपना दरबारी है। हाँ, नहीं फैक्ट नहीं देखते आप, फैक्ट नहीं देखते आप। अगर फैक्ट नहीं देखते हैं आप, अगर फैक्ट देखते तो बताइए, तो सरकार के 10 अच्छे काम बताइए, तो देखिए, बताइए फैक्ट बताइए, 5 ही को बताइए, छोड़िए 5 को बता दीजिए, 5 को बताइए तो सरकार ने अच्छे काम किए। देखबे नहीं करते हैं। हाँ, और बताइए। और मुस्लिम में 3 तलाक बैन किए, बहुत अच्छा है। हम 2008 में सोचे थे कि इसको बैन करना चाहिए। और बताइए। और बताएं कि अभी विदेश नीति मजबूत है। और हाँ, ये दिक्कत है ना, आप खाली उनके दरबारियों को देखते हैं, ये दिक्कत है। देश में दिक्कत है, कुछ उनके दरबारी हैं और कुछ इनके दरबारी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो एकदम निष्पक्ष होकर चलता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो एकदम निष्पक्ष हो। सब किसी ना किसी का दरबार कर ही रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कभी ना कभी वो भी तो आए ना करेंगे सत्ता में, तो जिस दिन आएंगे उस दिन हमारा दरबार चलेगा, और जिनका दुकान चल रहा है उस दिन हम अपना दुकान चलाएंगे। सब लोग अपना अपना गोटी सेट करके बैठा है भाई, कोई यहां पर कोई ये नहीं बैठा हुआ है। ऐसा थोड़ी सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, या कांग्रेस ने 2005 से लेकर के 14 तक काम किया तो कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो विपक्ष में वो सरकार का कुछ अच्छा दिखबे नहीं करता है। सरकार जो है वो हमेशा विपक्ष को मुद्दा बना देती है। दोनों का अपना अपना दिक्कत है। तो ये बिना मतलब का जो वर्ड यूज किया ना, दरबारी मीडिया आई इंडिया, ये मीडिया हमेशा रहती है सर। ये मीडिया आज नहीं हुई है, इतिहास पढ़िएगा ना तो ये हमेशा रही है। आपातकाल कैसे लग गया इस देश में जी? इस देश में आपातकाल कैसे लग गया बिना किसी कारण के? अभी आप पढ़िएगा 1975 में देश में आपातकाल किस कारण से लगा दिया इंदिरा जी ने? क्या हुआ था देश में?
कौन सी अशांति हुई थी बताइएगा, कौन सी अशांति हुई थी, पढ़े इसके बारे में। कौन सी आंतरिक अशांति हुई थी, कौन सा विद्रोह, किस बात का विद्रोह? कोई विद्रोह उद्रोह नहीं हुआ था मैडम। प्राइम मिनिस्टर का अपना तानाशाही था, अपना अहंकारी चरित्र था। क्या हुआ था देश में उस समय? देश के सारे नेताओं को पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया। आज की सरकार कर दे तो क्या होगा? आज जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर 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 आप ये मानते हैं कि जनता दंड देगी, अगर आप ये मानते, इस बात में मानते हैं ना कि जनता दंड देती है, अभी आप यही कह रहे हैं ना कि जब उन्होंने गलत किया तो 77 में सरकार उनकी चली गई, मान रहे हैं आप इस बात को? तो 14 से 19 तक शासन किया तो कुछ गलत किया तो पहले से ज्यादा बहुमत कहां मिल गया उसको? डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि है ना, तो जनता ने दे दिया उसको बहुमत। अभी भी 19 से आप कितनों कह दीजिए, लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता की बात आती है तो उसका नंबर 1 नंबर पे आता है। तो वहां पर आप डेमोक्रेसी को सही मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी को जनता ने दंड दिया, और यहां पे आप डेमोक्रेसी को गलत मानिएगा। दिक्कत क्या है यहां पर जी? अगर कहीं पर कोई जीत गया चुनाव, विपक्ष अगर चुनाव जीत गई तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। सत्ता पक्ष अगर कहीं चुनाव जीत गई तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देती है, क्लीन स्वीप मारती है, एकदम एकदम बुरा स्थिति कर देती है, तो ईवीएम बहुत अच्छा है। गुजरात में जब बीजेपी केजरीवाल का स्वीप कर देती है तो वहां पर ईवीएम खराब हो गया। ये कौन सा तरीका है जी मूल्यांकन करने का? ये कौन सा तरीका है कि बेटा हुई तो हमारा, बेटी हुई तो तुहार? मानिए ना, तो जांच कराइए, तो दोनों का जांच होना चाहिए। दिल्ली का भी जांच कराइए ईवीएम का, और गुजरात का भी जांच कराइए, और दूध का दूध और पानी का पानी करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां पर आप जीत गए, आप राजस्थान सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आप जहां चला रहे हैं वहां बहुत अच्छा चल रहा है, आज जहां पे सेंटर वाले चल रहा है वहां पे खराब चल रहा है। ये कौन सा बात हो गया जी? सब लोग का अपना अपना देखने का तरीका है। जिस कलर का चश्मा पहनिएगा ना, धूपवा में उसी कलर का दिखेगा। तो धूप में गड़बड़ी नहीं है, चश्मा में गड़बड़ी है। व्हाइट चश्मा पहनिए एकदम बढ़िया सा, जैसा मौसम होगा वैसा दिखेगा। तो दिक्कत है कि अपना माथा पर अपने हम लोग एक चश्मा पहन लिए हैं। हमको ये आदमी अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से देखेंगे, हमको वो आदमी अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से देखेंगे। ऐसा आदमिया सब जो है ना, कोई काम के नहीं, सब अपना सत्ता के काम का, जो भी है जी, कोई दूध का धुला नहीं बैठा हुआ है। ये आया दिल्ली वाला, कितना सपना दिखा के आया 2014 में, जिसके वजह से ही आया है ना, सबसे पहले उसी को साइड किया अन्ना हजारे। लोकपाल 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 अभी तक दिल्ली में नहीं आया जी। मतलब 2 बार हो गया ना इसका। दिल्ली की जनता इतना दी ना इसको, अभी तक लोकपाल दिल्ली में नहीं आया भाई, जबकि तुम लोकपाल के ही बेसिस पे आए थे। मोफलर वाले, खांसी ठीक नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री बनते खांसी ठीक करवाए, कर्नाटका में कितना करोड़ रुपया खर्चा करवा के। ये कौन सा लोकपाल था जी? पर्दा बनाने पर करोड़ रुपया का खर्चा कर रहा है, कौन सा आम आदमी पार्टी है जी? देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी के विधायकों की सैलरी है तो उसके विधायकों की सैलरी है, ये कौन सा आम आदमी पार्टी है जी? सबसे ज्यादा उनके विधायक सैलरी लेते हैं। कहने का मतलब है क्या? पटिया को दिन की है हो? पटिया कै दिन की है? कै दिन की है पटिया? अरे भाई, तो किस बात की आम आदमी पार्टी? आप किस आए थे? अगर हम ये कहेंगे कि हम बाकियों से बेहतर हैं तो बाकी से बेहतर काम ना करेंगे कि बाकियों के जैसा ही कर देंगे सब काम? किस बात का पैसा बढ़वा रहे हैं? जब आम आदमी पार्टी है तो आप अपना पैसा काट के जनता के कोटा में भेजिए ना। आप वैकल्पिक राजनीति का मुद्दा बनाए थे ना देश में। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है वो। लेकिन यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है आपके साथ, यही दिक्कत है। आप उनको क्यों देखने लगे सीधे से? आप सबको देखिए ना, यही दिक्कत है आपका। आप समझिए कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? है? नहीं, सही नहीं, सही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एंटी गवर्नमेंट हैं, बिल्कुल। आप ना
बोलने चाहता है, बिल्कुल। अरे भाई दिक्कत यह है कि एंटी नेशनलिस्ट या एंटी गवर्नमेंट इसीलिए कहा जा रहा है, और बिल्कुल कहा जाना चाहिए। सुनिए, हम सब देखे हुए हैं। अरे भाई ये हम सब देखे हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये भी जानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा था उसके अंदर में, कि देश का किसान जाके लाल किला पर झंडा तोड़ेगा जी, है बात बतियाते हैं आप। देश का किसान जाकर के देश की व्यवस्था को चोट पहुंचाएगा, देश का किसान अपना आवाज उठाएगा, देश का किसान देश की एकता और अखंडता को नहीं तोड़ेगा। तो बिल्कुल उसके अंदर में कुछ गलत लोग थे, हाँ, लेकिन उसके अंदर मेजोरिटी ठीक लोग थे, अच्छे लोग भी थे उसके अंदर में, जिनका दुख हो रहा था, जिनको दिक्कत हो रहा था। बात करते हैं भाई, आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी कहां नहीं करते हैं? मुद्दा क्या था किसान मुद्दा का? एमएसपी का मुद्दा था ना, एमएसपी का मुद्दा था। और जिस रिफॉर्म की बात हो रही है वो रिफॉर्म बिहार में 2006 से लागू है, महाराष्ट्र में जो है आपको 2000 से लागू है वही रिफॉर्म। तो वही रिफॉर्म हरियाणा पंजाब में कहां नहीं लागू हो सकता है? क्या दिक्कत है रिफॉर्म लागू होने में? दिक्कत कहां पे था? दिक्कत यह था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर हो रहा था, किसान कम पढ़े लिखे होते हैं, पूंजीपति उसमें आते तो हो सकता था कि गलत सलत काम करके किसानों का जमीन हड़प लेते, वो दिक्कत था। और वहां पर एसडीएम लेवल के अधिकारी पर सीधे कंप्लेन होने का मामला था। मेन कानून के अंदर कुछ चीजें थी जिस पर डिबेट्स हो रहे थे। दिक्कत क्या होता है, हम पढ़ते खुद से नहीं है। आप खुद से पढ़े कानून को उठा करके? किसान कानून जो आया था बहुत बढ़िया कानून था, और इस सरकार की असफलता है कि सरकार उसको वापस ली। सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए था किसान कानून, क्यों वापस ली सरकार? सरकार को उसमें जो खामी था ना उसको ठीक करना चाहिए था, जो प्रॉब्लम था उसको ठीक, क्योंकि वही किसान कानून था जो किसानों की इनकम आय बढ़ा सकता था, इनकम उसी से बढ़ता। लेकिन उस कानून में कुछ दिक्कतें थी, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना था, पूरा कानून वापस नहीं लेना था। लेकिन सरकार चुनाव जीतने के लिए, केवल अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कानून को वापस ले लिया। यह सरकार की असफलता है। सरकार डर गई कि हम चुनाव हार जाएंगे, जबकि चुनाव ये वापस लेने का मामला ही नहीं था। आप पढ़िए तो सही यार, दिक्कत तो ये कि आप पढ़ते नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सरकार को ही करिए, आप पढ़िए। सरकार का, सरकार का ये गलती था, ये गवर्नमेंट का गलत स्टैंड था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कानून को वापस लिया। कानून में अगर खामी था तो कानून को ठीक करना था, क्योंकि उस कानून से आप बहुत सब चीज रिफॉर्म कर सकते थे इंडिया के अंदर में। लेकिन सरकार बनाने के चक्कर में सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया और सरकार अपनी हित को देखा। तो यहां पे सब लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बहुत बार लोकतंत्र में आपको लोकमत से निर्णय नहीं लेना होता है, निर्णय सही अथवा गलत के आधार पर लेना होता है। और जनता को पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। कितने परसेंट लोग हैं जो कानून को पढ़ते हैं? कोई कानून जब देश में आता है तो कितने परसेंट लोग हैं जो कानून को पढ़ते हैं बढ़िया से कि कानून में क्या क्या अच्छा बात है और क्या क्या बुरा बात है? बहुत कम लोग। बस खाली नेताजी लोग का स्टेटमेंट सुन के या तो विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं, अपने खुद अध्ययन नहीं करते हैं उसका कि उस चीज क्या है। तो हमेशा लोकमत सही हो। मैंने कहा था ना कि जब राम को वनवास हुआ तो पूरी जनता चाहती थी कि राम वापस चल के राजा बन जाए। यह लोकमत था, यह लोकतंत्र था। लेकिन राम को पता था कि नहीं, सही निर्णय क्या होगा। जनता जो चाहती है वो हमेशा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है। जनता को बाद में पता चलेगा कि इस निर्णय का सही महत्व क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है। तो ऐसे में जो आदमी शासन कर रहा है, सत्ता में है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सही निर्णय ले। और वहां पर राम ने यही सही निर्णय लिया। भरत को कहा कि नहीं, आप जाइए, जनता कह रही है, आप कह रहे हैं, भावना के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो आदेश था वो आदेश का पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। आप जाकर के फिलहाल राज्य संभालिए और हम यहां पर अपना वनवास काटते हैं। वनवास काट के हम पहुंचेंगे, फिर अपना राज्य संभाल लेंगे। इन्हें कि पिताजी चले गए तो अब नियम का कोई मतलब नहीं रह गया। किसान कानून में कुछ कुछ पॉइंट पर दिक्कतें थी। मुझे याद है जब ये किसान कानून जब विरोध हो रहा था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था 2021 के अंदर में, और उस समय बीपीएससी के अंदर में 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था। मॉक मतलब इंटरव्यू बीपीएससी आयोग ले रही थी। और उसके अंदर मैं इससे पहले एक दूसरी संस्था में था, एक आईएएस की इंस्टीट्यूट में, वहां पे पढ़ाता था। तो वहां पे हम लोग मॉक लेते थे। तो बोर्ड रोज हर स्टूडेंट से ये सवाल पूछता था ना, जो इंटरव्यू दे के आते थे वो बताते थे कि हमसे
किसान कानून पर सवाल, क्योंकि पूरे देश में किसान मुद्दा बहुत हावी था, हर जगह पे इसका विरोध हो रहा था, लोग ये कर रहे थे, है ना। तो आयोग भी सवाल पूछता था, तो वहां पर पूछा जाता था कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ऑफिसर से जनरली सॉल्यूशन ही मांगा जाता है ना, कि विद्यार्थी या आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको केवल नेता नहीं है आपको केवल विरोध करना है या मुद्दा बनाना है कि इस मुद्दे पे आपको बताना है कि कहां पर क्या दिक्कत है। तो आदमी उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशंस बताते हैं कि क्या क्या है। उस दरमियान हम लोगों ने उस पूरे कानून को पढ़ा कि कानून में क्या है, क्यों इतना हाय तौबा मचा हुआ है भाई कानून को लेकर के। तो 2-3 पॉइंट्स थे जहां पर दिक्कत था, कानून में एक्चुअल दिक्कत था, क्योंकि किसानों के लिए उसको ठीक करना जरूरी था। तो सरकार को उस पॉइंट को ठीक करना चाहिए था और जनता को समझाना चाहिए था कि ये जो गड़बड़ी था हमने उस गड़बड़ी को ठीक कर दिया। लेकिन सरकार ने क्या किया, प्रेशर में आकर के चुनाव जीतने के लिए केवल कानून को वापस ले लिया, जबकि कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था। महाराष्ट्र इतना आगे काहे है जी, देश का वित्तीय राजधानी है ना, फाइनेंशियल कैपिटल है। क्यों है फाइनेंशियल कैपिटल? अब देखिए वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स बने हुए हैं, बाकी स्टेट्स में नहीं है वो एक्ट्स। और उसी प्रकार से इसको इंप्रूव करने का कोशिश किया गया था। आप मोबाइल चलाइएगा 5G, आप खेती करिएगा पहला जो प्राचीन समय है उसके हिसाब से, तो इतना लोग का पेट कहां से भरेगा और इनकम कहां से बढ़ेगा, आय कहां से बढ़ेगा? आज कोई भी किसान चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किसानी में कोई फायदा नहीं है। तो अगर एग्रीकल्चर को मार्केट से जोड़ करके उसको एक डेवलप सेक्टर और उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है तो रोजगार न जनरेट होगा जी, रोजगार मिलेगा लोगों को, इनकम बढ़ेगी लोगों की इससे। तो इसको हम ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, लेकिन उसमें जो एमएसपी का बात था, तो एमएसपी से जुड़ा हुआ जो मामला था, तो सरकार को किसानों को कन्विंस करना चाहिए था, या उनको जो मुद्दा था कि एमएसपी खत्म नहीं होना चाहिए, तो सरकार वादा कर देती कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे हम कभी भी, हम एमएसपी देते रहेंगे आपको। लेकिन सरकार ये भी नहीं की, और उस कानून में कहीं लिखा नहीं था कि हम खत्म कर रहे हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये भी नहीं था कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मामला बन रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एमएसपी खत्म हो जाए। तो सरकार अगर कहती कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे इतना साल तक, इतने वर्षों तक, और हम इस कानून को आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से, तो संभव है कि आगे जाकर के जब ये कानून लागू होता तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आते। आज हमारे बिहार का एक खेती का है पिछड़ा हुआ जी, एक चकबंदी व्यवस्था आया था, अभी तक बिहार में लागू नहीं हुआ चकबंदी, है ना। आप उत्तर प्रदेश का जो किसान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके, या पंजाब हरियाणा के, उस सक्षम स्थिति में क्यों है? क्योंकि उनके यहां चकबंदी लागू है बढ़िया से। आप देखिएगा उनके यहां बड़ा बड़ा प्लॉट है, एक किसान का एक बड़ा प्लॉट एक ही जगह पर है, उसी के अंदर वो अपना सारा जो है सो प्रोडक्ट अपना करता है, और सब किसान का अपना अपना बड़ा बड़ा लैंड है। क्या होता है कि जिसका जहां छोटा लैंड है और वहां पर किसी का अगर बड़ा लैंड है तो उसको दे दिया, और उसका जहां पर छोटा लैंड है वहां पर उसको अपना बड़ा लैंड मिल गया। तो सब लोगों का अपना प्रॉपर बड़ा बड़ा लैंड फॉर्म हो गया, इसको फॉर्म बोलते हैं, और उस फॉर्म के अंदर वो अपना खेती कर रहा है। उससे क्या है कि उसका अपने मन से हिसाब से वहां पर वो खेती कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सारा चीज उसका ठीक तरीके से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसे उसका प्रोडक्शन भी पॉजिटिव होता है। तो बहुत बार कुछ जब रिफॉर्म लागू होता है तो कोई भी चीज, बदलाव कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता है जी, बदलाव सबके लिए मुश्किल होता है ना। लेकिन अगर बदलाव सकारात्मक है, बढ़िया है, तो उसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब भविष्य में उसका रिजल्ट बेहतर आता है। लेकिन सरकारें बहुत बार डर जाती हैं कि हम ये काम करने जाएंगे, ये काम करने जाएंगे तो हम हार जाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। इस चक्कर में रिफॉर्म का काम भी नहीं होता है, वही काम होता है जो सरकार को फायदा करता हो, फायदा देता हो। किसान कानून में जो दिक्कत था, उस दिक्कत को सरकार को हटाना चाहिए था, किसानों के हित का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन पूरे किसान कानून को वापस लेना सरकार की सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ी गलती थी। सरकार बस चुनाव जीतने के लिए काम की, जबकि यह काम उसको नहीं करना चाहिए था। सबका अपना अपना सत्ता का राजनीति है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कहां पर क्या सही है और क्या गलत है। और किसी के कह देने से, किसी सुनने से नहीं, खुद ही पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या दिक्कत है और कहां पर क्या समस्या जो है सो चल रहा है और किस प्रकार से है। और हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी बॉडी तो जुडिशरी बैठी हुई है रिव्यू करने के लिए, ये देखने के लिए। और ये 148 से 151 के अंदर में यह जो है
इसका एक यही काम है कि ये रिपोर्ट अपना बनाता है, ये रिपोर्ट दे देता है राष्ट्रपति को। ये क्या करता है, ये भ्रष्टाचार कैसे देखता है जी? तो ये देखता है कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो कैसे कैसे कहां कहां पर खर्चा कर रही है, और खर्चा करते वक्त ये रोकने नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपया पास हुआ एक पुल बनाने के लिए, तो आप पुल बनाइए, कैग कोई नहीं काम, मतलब कोई कैग आपको ना तो रोकने जाएगा ना पूछने जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब पुल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब कैग जाएगा उसका जांच करने। अब कैग देखेगा कि अच्छा पुल की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार का ये यूज हुआ है, क्या है। अब वो जांच करेगा कि इसमें जो सीमेंट लगा, जो बालू लगा, जो छड़ लगा, ये सब सारी चीजें कहां से किस भाव पर खरीदी गई, है ना, उसको पूरा देखेगा। मतलब ही जब काम होते रहता है तब जांच नहीं करता है, काम जब कंप्लीट हो जाता है तब जांच करता है। इसलिए अंबेडकर साहब कहते हैं कि कैग किसी मृत व्यक्ति को जिला तो नहीं सकता, लेकिन मृत होने के कारण को बता सकता है, और भविष्य में किसी को उस बीमारी से मरने नहीं दे सकता है। मतलब एक बार से कहें तो कैग एक प्रकार का पोस्टमार्टम है, होता है ना, जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है कि भाई क्या कारण से, कब मरा, कितने बजे मरा, किस कारण से मरा, क्या है, वो सारा काम कैग करता है और रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्र वो रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, और वही लोकसभा का अध्यक्ष इसके रिपोर्ट को देता है किसको, लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट कमिटी को। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता जांच करता है। फिर अब देखिए, पहले तो कैग जांच किया, और कैग के जांच करने के बाद उसी को कौन जांच करता है, लोक लेखा समिति, जिसका नेता कौन है, अध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता। तो वो तो माछी है ना जी, तो कहीं से खोज के घाव निकालेगा। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बचेगा कहीं? जब विपक्ष का नेता चेक करने वाला बैठा हुआ है, इसके रिपोर्ट को क्रॉस चेक कौन करेगा, विपक्ष का नेता। तो भ्रष्टाचार बचेगा? नहीं बचेगा। सत्ता पक्ष का आदमी नहीं चेक कर रहा है, विपक्ष चेक कर रहा है, और फिर वो बताएगा कि भाई क्या है नहीं है, कैग की रिपोर्ट वही देखता है। तो इससे जाकर के भ्रष्टाचार स्कैम निकलता है। आप इसको इससे समझ सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल स्थिति क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए यहां पटना आए हैं, इस संस्था को ज्वाइन किए हैं, है ना, माता पिता से परमिशन लेकर के। आपसे माता पिता ने पूछा भाई कितना पैसा लगेगा, आपने कह दिया कि भाई 10,000 रुपया हमारा फी है, 10,000 रुपया आपको अलॉट हो गया। फिर आपने कहा कि 5,000 हमारा रूम रेंट है ना, 5,000 हमारा बाकी का खर्चा है। मतलब आपने बता दिया कि हमको 20,000 रुपया आप दीजिए प्रत्येक महीना, ठीक है। बजट पास हो गया, आपने ड्राफ्ट बना के भेज दिया, पिताजी ने क्या कर दिया, बजट पास कर दिया। आप आए यहां पर, आप अपने अपना काम शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अब पिताजी क्या करेंगे कि अपना एक कैग भेजेंगे कभी बीच में, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो अपना किसी विश्वास पात्र को भेज देंगे आपके पास। ये तो जाओ तुम पता करके आओ, देखो तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा, थोड़ा पूरा सब उसको बताना नहीं है, कुछ खाली जांच करके आना है कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। वो आएंगे आपके साथ, आपके घर में रह रहा है, आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला रहे पिला रहे हैं, आपको पता नहीं कि वो आपका रिपोर्टर है, रिपोर्ट करने वाला है। आप तो पूरा भाई गांव से चाचा आए हैं, तो उनको खिला, अपना क्लास छोड़ उनको घुमाने लगे कि भाई बढ़िया रिपोर्ट जाके देंगे, और सब रिपोर्ट खराब कर देंगे वहां जाके, है ना। बस यहाँ आप सब कर रहे हैं, आप इन्होंने है तब तक मकान मालिक से मिल लेगा धीरे से, भाई रेंट कितना है आपका, 50,000 रुपया, मकान मालिक कह दिया कि 3,000। अब आप बिल बजाय कितना के भेजे थे, 5,000 का, और कह दिया कि 3,000। अब ले 2,000 का घोटाला हो रहा है यहाँ पर। अब आपके साथ घूमते करके चलो चलते हैं तुम्हारे क्लासों तो नहीं दिखाते हैं। आप सोचिए भाई आप गाँव से आए हैं, कोचिंग देखना चाहते हैं, हंसी खुशी से लेके आइएगा। आप क्लास में आगे वो बैठ जाएगा वही मैनेजमेंट के पास, अब मैनेजमेंट से पूछ लेगा हो फीस कितना है, अब मैनेजमेंट कह देगा 8,000 ले। अब मालूम चला कि 2,000 का घोटाला वो किए हैं, आज 2,000 का घोटाला यूं कर दिए, है ना। उसके बाद आपके साथ घूमेगा, आपका फोन देख लेगा, चेक कर लेगा अच्छा क्या चल रहा है इसके यहाँ पर, है ना। फिर मालूम चलेगा कि इसका महीने का खर्चा जो है यहाँ पर 12-13,000 में निपट जा रहा है। आई जो है जो 7-8 हजार रुपये का एक्स्ट्रा बिल बना के जो भेज रहा है, यही क्या है, भ्रष्टाचार है। वही जाके वहां पर बता देगा कि देखिए खर्चा हो रहा है इतना, आप बिल बना के आ रहा है आपको इतना, इसका मतलब इतना का आपको लॉस है। यही काम कौन करता है, कैग।
कैग रोकता नहीं है, आपको जो मर्जी सो करिए, बस कैग सबका रिपोर्ट सरकार के पास भेज देता है ना, और विपक्ष उसको देख लेता है। अब विपक्ष देख लिया कि तो भ्रष्टाचार है, बस विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, अब सरकार इस पे गिर जाती है। तो ये बेसिकली काम जो है सो कैग का है। तो कैग किसी को रोकता नहीं, बल्कि कैग क्या करता है, इस प्रकार से चीजें करता है। क्लियर है दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, तो ये क्या है, जुडिशरी, एक ये कैग। तो ये सब के सब जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है। इन सब को आपको इसमें देखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको पढ़ना है, संघ की कार्यपालिका। तो चलिए हेडिंग बनाइए, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है जी? सबसे पहले किसको देखना है, राष्ट्रपति को। तो हेडिंग बनाइए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दुर्गा पूजा की छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए जी आप लोगों को, है क्या? आप लोग, हमको लगता है आप लोग तो अब छुट्टी मनाने वाले जगह पे भी नहीं है कि अब छुट्टी मनाइएगा। क्या छुट्टी चाहिए? छुट्टी की जरूरत नहीं है, हमको भी नहीं लगता है कि कोई छुट्टी का आवश्यकता होना चाहिए जी, है? बिल्कुल चाहिए। क्या घूमने के लिए, घर जाना है? तो क्या कलश स्थापना तो पहले ही दिन हो गया होगा जी। तो उसमें है बहुत काम रहता है, मतलब कि छुट्टी चाहिए ना। कामवा क्लासवा के टाइम से पहले निपटा लीजिए, चाहे काम क्लास के बाद काम को रखिए। हाँ, क्लास इंपॉर्टेंट है ना जी, है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो है आपको समय जो है आपके पास कम है ना। तो ऐसे में अगर आपको लगता होगा 2 दिन, लेकिन 2 दिन जो है वो 2 दिन नहीं होता है, 48 घंटा होता है ना। तो उसमें अगर मैनेज हो सके, प्रबंधित हो सके, तो आप अगर प्रबंधित कर ले तो वो ठीक रहेगा। मैं भी छुट्टी के विशेषकर पक्ष में तो हूं नहीं, आपके चीजों को देखते हुए, है ना। क्योंकि मुझे भी छुट्टी के लिए लोग बोल रहा था, घर पे भी सब लोग का प्रेशर है कि भाई छुट्टी ले लीजिए अब कम से कम, है ना। फास्टिंग में इतना बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एनर्जी में कोई कमी नहीं रहता है मेरे, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भूमिका अलग है ना। तो यहाँ अगर हमारे में एनर्जी कम हो जाएगा तो आप तो सूझ जाइएगा, है कि नहीं। तो काम महत्वपूर्ण है ना। तो आपका जो चीज है, एम्बिशन है, उसके हिसाब से इसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो छुट्टी की कोई खास वैसी आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा आप लोग, है ना। क्योंकि आप लोग चाहिएगा तो भी तो करना ही पड़ेगा, है ना। और नहीं चाहिएगा तो करने का कोई ज्यादा कारण नहीं है ना। क्योंकि हम हैं, आप हैं, एगो दूगो एक सब में से रहेगा कौन? ये सबको भी छुट्टी चाहिए होगा। स्टाफ को तो छुट्टी चाहिए ही होता है जी, है ना। उसको तो घूमने है ना। वो लोग को तो चाहिए होगा, हम लोग के चक्कर में फंस जाता है। हम लोग कहते हैं छुट्टी नहीं होगा, वो लोग का भी छुट्टी कैंसिल हो जाता है ना। तो लोग को तो चाहिए होगा, लेकिन उसमें से 1 आध 2 किसी को हम लोग रोक लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो 52 से 62 तक में आपको कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रपति को देखना है। इसमें है पहला आर्टिकल 52, कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ चलिए तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक समझ लीजिए कि क्या है, एक संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति होगा, ये तो क्लियर हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कि ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स करके लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे कि अब भारत संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, भारत संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रमुख है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये भारतीय संघ का कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। दूसरा, नाम मात्र का प्रमुख है यानी कि नॉमिनल हेड है। दूसरा लिखिएगा कि यह भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यह भारत का प्रथम नागरिक है। यह भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, एपेक्स कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। इसलिए यदि भारत का किसी देश से युद्ध होगा तो सबसे, जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा तब तक युद्ध शुरू नहीं होगा, जब राष्ट्रपति आदेश देगा तब युद्ध शुरू होगा, जब राष्ट्रपति आदेश देगा युद्ध बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही क्या है, कमांडर है। ठीक है, यही एपेक्स ये है। तो अब देखिए कि ये सारा चीज इसको दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि नाम मात्र का प्रमुख है, नॉमिनल हेड कहते हैं इसको, है ना। तो इसको नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं जी, इसको नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं, नाम मात्र का प्रमुख क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जिस किसी भी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय व्यवस्था होता है, उस देश में दो प्रमुख होते हैं, एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में भी दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। नाम मात्र का उसका राजा होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। वैसे हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। तो ये पार्लियामेंट्री फीचर का है, जिस देश में भी संसदीय व्यवस्था होती है उस देश में शासन के दो प्रमुख होते ही हैं, एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। अमेरिका में जो शासन है उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहां एक ही प्रमुख होता है, वो वास्तविक होता है और वहां का राष्ट्रपति है। ठीक है,
लेकिन हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है, तो दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है, नॉमिनल हेड है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इसकी भूमिका वही है जो घर में फूफा जी की होती है ना। प्रमुख होते हैं, मान सम्मान आदर में कोई कमी नहीं, सब होता है, लेकिन आदेश कोई नहीं मानेगा। घर के बच्चों को करेंगे नहीं, पानी लाओ तो बैठिए नहाते हैं, वह पानी लेके आएगा 3 दिन बाद, है ना तो अगर अपना हाथ पर चलने की स्थिति में है तो खुदे जाएंगे या पानी भर के पी लेंगे। रियल होता है प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब मोदी जी देखिए, अगर खांस भी दे जोर से अभी तो पूरा इंडिया को पता चल जाएगा कि मोदी जी को भी खांसी आई है ना। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा इनकी पॉजिटिविटी में कि देश का सारा नेता का तबियत खराब होते रहता है जी, इसका तबियत खराब नहीं होता है। आज तक सुने कभी कितना दिन में कि प्रधानमंत्री का तबियत खराब हुआ हो? सब नेता, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है ना, किसी का डायबिटीज बढ़ा हुआ है, किसी का कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन इनका कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, सब कंट्रोल में है ना। तो अपने आप को हेल्दी तो बना कर रखे हैं भाई, है ना। तो यहां पर जो है प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारे देश में पावरफुल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में, है ना। तो रियल हेड है ये देश का रियल हेड है ना। तो चूंकि इसलिए इसके पास पूरा का पूरा पावर है, इसलिए कहते हैं कि इसकी भूमिका वही है जो घर में जीजा जी लोग का होता है ना। ये लोग तो बहुत पावर में रहता है घर में, ये लोग जो कह देगा वही करना है जी, है ना। ये लोग जो कह देगा घर में कि आज ये खाने का मूड कर रहा है, तुरंत उसको बना के दिया जाएगा। क्या है, ये नयका बहाली रहता है ना। नयका बहाली मतलब नया नया शादी हुआ रहता है तो भाव बढ़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, यही ना प्रमोशनल पोस्ट है जी। ये जीजे जाके बाद फूफा बनेगा, है कि नहीं। अब देखिएगा ये जीजे जी लोग जो है ये जाके बाद में फूफा जी बनते हैं, आज जैसे ही इस पोस्ट पर गए हो गया, पावर सीज हो जाता है, अब पावर खत्म, है ना। अब जो नया एंट्री लेगा और उनके जगह पर उनको रिप्लेस कर देगा, है ना। तो ये क्या है, समय का चक्र होता है, समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। लेकिन हाँ, जब तक आप भाई इस पोस्ट पर हैं, जिया जी वाले पोस्ट पे हैं, तो वहां पे तो आपको पावर रहता है, वहां पे तो आप पावर एंजॉय करते हैं, वहां आपको तमाम शक्ति जो है सो मिलता है। तो लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो शासन का सबसे बड़ा पद है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वो भारत का पहला नागरिक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, उसके आदेश से ही युद्ध होता है, उसके आदेश से ही युद्ध रुकता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे देश के का संवैधानिक प्रमुख है। लिख लेंगे कि यह क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, देश का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ओके, नेक्स्ट। अब आइए आर्टिकल 53। 53 क्या कहता है भाई, 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो समझ रहे हैं कि सारा पावर जो है
वो किसके अंदर में है जी? इसी के अंदर में है ना? सारा पावर जो है वो इसी के अंदर में है, लेकिन दूसरा लाइन पर ध्यान देना, इसी में किसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मतलब कोई पावर अपने मर्जी से नहीं, अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से, और यहीं पर इसका सब दिया हुआ पावर इससे ले लिया जाता है। पावर सब है, घर बना के दे दिए, ये आप ही का घर है, आप ही को रहना इसमें, लेकिन चाबी केकरो और के पास। उसका मन करेगा तो खोलेगा आकर के, बैठिए। अधीनस्थ में आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, है ना, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। इसको कनेक्ट करेंगे और आर्टिकल 74 से तो एकदम क्लियर हो जाएगा फिगर। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और जिसके सलाह और सहयोग पर राष्ट्रपति काम करेगा, है ना। तो नहीं, इसको लिखना नहीं, तो 74 पर जब पढ़ाएंगे तब लिखिएगा। फिलहाल यहां पे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके संविधान में ही लिखा हुआ है कि उसको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सिफारिश से, सलाह और सहयोग से काम करना है। ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका, इसलिए कार्यपालिका शक्ति मतलब क्या? कानून को लागू करने की शक्ति सब राष्ट्रपति के पास है। इसलिए केंद्र से कोई भी आदेश आता है तो उस पर राष्ट्रपति का मुहर रहता है। कोई भी आदेश, कोई भी कानून पास होता है तो राष्ट्रपति का उस पर आदेश होता है। कोई भी केंद्र स्तर पर कोई भी नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति करता है, किसी को हटाता है तो राष्ट्रपति करता है। अब ये अलग बात है कि उसमें सिफारिश किसकी रहती है? प्रधानमंत्री की, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति को कहते हैं नाम मात्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री को कहते हैं वास्तविक प्रमुख। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है जी? हाँ, तो पहले तो है निर्वाचन। ये निर्वाचन की तरीका नहीं है, केवल है निर्वाचन। क्या है? पहले है निर्वाचन, है ना, निर्वाचन के बाद है निर्वाचन का तरीका। तो तरीका में सब बताना है कि अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों है। अब यह निर्वाचन कि निर्वाचन कौन करेगा? हाँ? वही लोग कर देगा निर्वाचक मंडल से। तो निर्वाचक मंडल में कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, हाँ? और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, लिखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज है, वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन करता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
और दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए, सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, हाँ, सिर्फ दिल्ली, क्योंकि यही दिल्ली में है जहां पर विधानसभा है, बाकी विधानसभा नहीं है। कश्मीर में बनने वाला भी बना नहीं। हाँ, क्या? तो सारे विधानसभा के तो ही राज्य विधानसभाओं के सदस्य तो हुए हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। संसद के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे और दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या है ना? चलिए, मिलते हैं फिर।